नमस्कार। चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का शायद सबसे बड़ा उद्योग रोजगार के अभाव में अब राजनीति बन चुका है। यह उत्तर प्रदेश ही है जहां विधानसभा में माइक को पत्थर की तरह चलाने में इस्तेमाल किया जाता है, जहां आधी रात को एक मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी जाती है जो सिर्फ एक दिन का मुख्यमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश के धरातल पर ही राष्ट्रीय दल करीब 2 दशक तक हाशिए पर चले गए थे। भारत में गठबंधन राजनीति का पहला प्रयोग भी यूपी की जमीन पर ही हुआ। एक पुरानी राजनीतिक कहावत है कि रायसीना हिल्स का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। साउथ ब्लॉक में जिन 14 पुरुषों और एक महिला ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, उनमें से 8 उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को भी जोड़ लें तो यह संख्या 9 हो जाती है। न सिर्फ भारत की जनसंख्या का 7वां हिस्सा यहाँ रहता है, बल्कि अगर यह एक स्वतंत्र देश होता तो आबादी के हिसाब से चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील के बाद दुनिया में उसका 6ठा नंबर होता। यूपी में एक तरह से हिंदू मुस्लिम गंगा यमुनी तहजीब है। इसको एक तरह से भारत की सियासत का गढ़ कह सकते हैं। अहम यह नहीं है कि यहाँ से 80 सांसद चुने जाते हैं, अहम यह है कि 500 साल पुराने देश में यूपी उसका हृदय स्थल बन चुका है। 1989 तक जिस दल ने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें जीती और बहुमत प्राप्त किया, उसने केंद्र में अपनी सरकार बनाई। इस ट्रेंड को बदला 1991 में नरसिम्हा राव ने, जो यूपी में 84 में से सिर्फ 5 सीटें जीत पाए, लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री बने। भाजपा की राजनीति में यूपी हमेशा एक धुरी की तरह गतिमान रहा है। पूरे राम मंदिर आंदोलन के दौरान इसका यूपी की राजनीति में जमकर दबदबा रहा। 91, 96, 98 लगातार 3 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक सीटें जीती। परिणाम यह हुआ कि 1996 और 98 में इसे केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला। 1998 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 29 सीटें जीत पाई, लेकिन अपने सहयोगी दलों के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत उसने केंद्र में सरकार बनाई और पूरा कार्यकाल किया। 2000 और 2009 के चुनाव में यूपी में बीजेपी के मामूली प्रदर्शन का नतीजा ये रहा कि वो सत्ता की दौड़ में कांग्रेस से भी पीछे चली गई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद उसके शानदार प्रदर्शन के चलते यूपी विधानसभा में 403 सदस्य में अपना बहुमत प्राप्त किया। फिर 2012 के विधानसभा चुनाव में उसने सत्ता की बागडोर समाप्त के हाथों में सौंपी, जबकि 2017 में प्रदेश में हाशिए पर चली गई भाजपा ने 3/4 बहुमत प्राप्त किया। बीजेपी की इस जीत का परिणाम यह रहा कि वर्षों से एक दूसरे का घोर विरोध करते रहे सपा और बसपा 2019 का लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने के लिए मजबूर हो गए। ये अलग बात है कि बीजेपी के विजय रथ को रोक पाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। आज की बड़ी खबर यह है कि नितिन अग्रवाल ने चुनाव से पहले यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता से भी नितिन ने इस्तीफा दे दिया। वे अभी तक हरदोई से सपा से विधायक थे। चुनाव से पहले बुधवार को सपा को तगड़ा झटका लग गया है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव के भाजपा में शामिल होने के बाद नितिन अग्रवाल का विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चर्चा का विषय राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है। वहीं भाजपा में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव ने आज पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कहा कि राष्ट्र धर्म सबसे जरूरी है। अर्पणा के भाजपा में शामिल होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अर्पणा को समझाने का बहुत प्रयास किया था, उन्हें बधाई। उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां पर पहुंचेगी। यूपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में 403 सीटों पर चुनाव भाजपा लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी कार्यालय में बुधवार को अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन की घोषणा की। भाजपा प्रदेश की सभी 403 सीटों पर उतरेगी। आगे का विस्तृत विवरण वह बाद में देगी। शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत के भाई कर्नल अजय रावत उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री पुष्करधामी के रूप में राज्य को युवा नेतृत्व मिल चुका है। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में मुझे 2022 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। गोवा में एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि गोवा विधानसभा चुनाव साथ लड़ने को लेकर कांग्रेस को प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में गोवा में एनसीपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी चुनाव में पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने 30 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है, जो बीजेपी के लिए चुनावी कैंपेन करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जनता को तबाह करने का आरोप लगाया और ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में वे गोरखपुर सीट पर मुख्यमंत्री को चुनौती देंगे।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी छोटे दलों को एकजुट करके 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिंदुस्तान भेड़िया आसान वाली कहावत को सही मानते हुए अब सभी राजनीतिक दलों ने लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी है। अब मुफ्त योजनाओं के सहारे यूपी चुनावी वैतरणी पार करने की राजनीतिक दलों ने तैयारी कर ली है। सपा ने 300 यूनिट फ्री बिजली का वायदा किया है। वहीं गरीब महिलाओं के खाते में 18,000 रुपए तक पेंशन देने का भी वादा किया है। भाजपा पहले से ही फ्री राशन, फ्री गैस कनेक्शन, ई श्रम कार्ड योजनाएं चलाकर गरीबों के खाते में मुफ्त के साथ धनराशि भी डाल रही है। नई परिस्थितियों में योजनाओं के क्षेत्र और राशियों में बढ़ोतरी कर सकती है। सपा जहां पूर्व शासन में मुफ्त लैपटॉप बांटने की योजना चला चुकी है, वहीं भाजपा किसान सम्मान निधि के जरिए वह किसानों को लुभा चुकी है तथा पीएम आवास योजना के तहत बेघरों को घर प्रदान करके एक रणनीति तय कर चुकी है। सपा से भाजपा में आई अर्पणा यादव का योगी आदित्यनाथ ने पार्टी में स्वागत किया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने अर्पणा यादव के भाजपा में शामिल होने पर सवाल खड़े करते हुए योगी आदित्यनाथ को अर्पणा यादव का चचेरा भाई बताया है। उन्होंने लिखा है कि हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार होता है। आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई योगी जी के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत होता है। क्या इसको भी वर्ग विशेष से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी मौर्य पिछले वर्ग की है और बहू विष्ट अगड़े वर्ग से है। अगड़ा भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी, लेकिन पार्टी में रहने वाला पिछड़ा राष्ट्रद्रोही, उसके वोट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? इस तरीके से चुनावी हलचल में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।